प्रणाम। मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और आप मीडिया बिहार देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी अभी लालगंज में है और लालगंज में कृषि पे चौपाल चल रहा है। हमारे बगल में खासम खास साइंटिस्ट हैं जो रेशम के साइंटिस्ट हैं। उनसे उनका परिचय पूछ लेते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार जिज्ञासु है। मैं केंद्रीय रेशम बोर्ड में वैज्ञानिक डी के पद पर कार्यरत हूँ। जी, बगल में युवा साथी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए और किस विषय को लेकर के हम लोग बैठे हैं। मेरा नाम प्रमोद कश्यप है और अभी हम बीटेक कर रहे हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से। आज का जो हम विषय है वो है कृषि में युवाओं की भागीदारी, और जो आज का जो चौपाल मंच है वो इसी पे है, जिसमें हम सर से स्पेशली अभी बात करेंगे सिल्क उत्पादन के बारे में। जो डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सर है वो है सिल्क एक बोर्ड सवाल से। और जवाब दे दीजिए। आप जी, जी। बिहार के लाल हैं। जी जी, कहाँ घर है? मेरा घर चिराकला प्रखंड विष्णुपुरा पंचायत में है। किस जिला में पड़ता है? वैशाली जिला। वैशाली जिला के युवा हैं और कुछ अनोखा करना चाहते हैं, बिहार में बदलाव चाहते हैं। बिहार की शासन व्यवस्था उसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये कार्यक्रम कृषि का सरकार के तरफ से आयोजित की गई है, शासन व्यवस्था के तरफ से आयोजित है और उसमें एक चौपाल चल रहा है। उसमें युवा जो है काफी अहम रोल निभा रहे हैं। अपना क्या नाम बताया? मेरा नाम प्रमोद कश्यप है। प्रमोद जी काफी अहम रोल निभा रहे हैं और काफी एक्टिव हैं। बिहार में कैसे बदलाव का मतलब चाहते हैं कृषि के क्षेत्र में? अभी कोई रूल्स इम्प्लीमेंट होता है तो वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हम होंगे, क्योंकि जो ज्यादा एज के 16 है उनको तो 10 साल बाद चला जाना है। तो जो भी रूल्स इम्प्लीमेंट होगा या जो बदलाव होगा वो हमसे शुरू होगा। गांव में जो कहा जाता है ना कि पोषक सुग्गा पोष ने मानाला, यानी कि नया सुग्गा को पोषिए। जी जी बिल्कुल। तो युवा हैं, ये अनोखा चीज कर सकते हैं, बिहार का मान सम्मान बढ़ा सकते हैं, बिहार की धरोहर, बिहार की पहचान को गौरवान्वित कर सकते हैं। प्रमोद जी, कैसे और क्या प्रोजेक्ट को लेकर के आप काम करना चाहते हैं बिहार में? जैसे मेरा मेनली अभी है कि हम यूथ को सोसाइटी से जोड़ सके, क्योंकि यूथ के पास क्या एनर्जी है और जो सोसाइटी है उनके पास एक माइंडसेट है, एक्सपीरियंस है। जैसे एग्जांपल दे तो मेरे पास एनर्जी है, मैं यहाँ पे 10 घंटा काम कर सकता हूँ, लेकिन जो 16 एज की उम्र है वो 10 घंटा काम नहीं कर सकते, ना तो खेत में काम कर सकते। तो उनसे हमको आइडिया लेना है, मतलब हमारे पास ऊर्जा है, उनके पास अनुभव है। अगर दोनों को हम कंबाइंड कर दे तो हम एक जो भारत की कल्पना करते हैं उस तक हम पहुंच सकते हैं। तो मेरा यही है कि जो भी युवा साथी हैं उनको हम प्रेरित कर पाए। और कहा जाता है ना कि जो भी कुछ करना है आप खुद से कीजिए, तो हम खुद से कर रहे हैं, ताकि लोग जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनको लगे कि नहीं, हम बदलाव खुद से ला सकते हैं, हम सिर्फ लेक्चर और भाषण नहीं दे सकते। सो मेरा यहाँ पे होता है कि जो करना है करो, दूसरे पर मत थोपो कि वो बदलाव लाएगा। आपके पास एनर्जी है, सोसाइटी से जुड़िए और काम कीजिए। बेहतर भारत की कल्पना बिहार के बिना अधूरा है। बिहार के लोग, बिहार के युवा काफी कर्मठ होते हैं। सर आए हैं असम से जी, और सबसे खास बात है रेशम। हाँ। रेशम के साइंटिस्ट हैं जी जी। और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा बिहार रेशम की कारीगरी करके रेशम के क्षेत्र में क्या बेहतर कर पाएगा। जी जी बिल्कुल। सर बताइए। पहले तो रेशम के बारे में थोड़ा बता दें कि भारत एक ऐसा मात्र देश है जो 4 प्रकार के रेशम उत्पादन करता है, क्योंकि विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो 4 प्रकार के रेशम उत्पादन करता है। तो 4 प्रकार के रेशम में मेनली मलबरी, जिसको हम सहतूती रेशम बोलते हैं, मुगा जो कि आसाम और उसके आसपास क्षेत्रों ब्रह्मपुत्रा वैली के में होता है, वो सिर्फ विश्व में वहीं पे ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। तीसरा है तसर, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में मिलता है। चौथा है एरी सिल्क। एरी सिल्क जो है वो बहुत आजकल पॉपुलर हो रहा है, बहुत आजकल प्रसिद्ध हो रहा है। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें 90% भागीदारी महिलाओं की होती है उस उत्पादन की, और ये घर में आसानी से किया जा सकता है। ये जो है एरी कीड़ा है वो अरंडी, या इसको रेड़ी कहते हैं, हम रेड़ी कहते हैं, और इसको कैस्टर, इंग्लिश में कैस्टर कहते हैं, साइंटिफिक नेम है रिसिनस कम्युनिस। तो ये इसके पत्ते को खाता है और इसके पत्ते को खा करके रेशम बना देता है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है नेचर के लिए, नेचर में, कि जिस पत्ते को कोई जानवर या कोई मतलब पशु कोई कुछ नहीं खाता है, उस पत्ते को एक कीड़ा जो है वो खा के रेशम धागा में बना दे देता है। तो एक नेचर की बहुत बड़ी देन है। इसमें
सबसे अच्छी बात यह है कि इसको घर में जो भी महिलाएं हैं, जो भी बच्चे हैं, उसको आसानी से घर के अंदर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको जो भी घर में अवेलेबल सुविधाएं हैं, घर में स्पेस है, घर में जो जगह एक साइड में है, उनको उस घर में ही अपना कीट पालन कर सकते हैं। उसके लिए उनको जो बिहार की माटी है, बिहार की माटी में अरंडी या रेंडी जो पौधा है वो बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। इसकी खेती बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि आप देखोगे रोड साइड में या आपका बहुत सारा आपको बहुत भंडार मिलेगा। तो आप उससे समझ सकते हैं कि इतना जब बिना लगाए ऐसे हो रहा है, तो जब हम खेती के तौर पे आएंगे तो हमको कितना लाभ होगा। अरंडी करने से दो फायदे होंगे। एक तो ये है कि जो अरंडी का बीज होगा उससे कैस्टर ऑयल के लिए जा सकता है, जो कि आजकल सबसे बड़ा मार्केट है। आपकी कोई भी मेडिसिन ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट्स ले लीजिए, आपको कोई भी सोप ले लीजिए, आपको कैस्टर ऑयल उसमें उसका मात्रा कुछ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और या कोई भी मेडिसिन गैस्ट्रो या पेट की संबंधित जो भी दवाएं हैं आप उसमें देखिए उपयोगी है। तो एक तो ये है कि जो अरंडी की खेती है उससे आपको कैस्टर सीड या कैस्टर बीज उत्पादन होगा। दूसरा, आपको उसकी पत्तियों का उपयोग करके आप एरी रेशम कीट पालन भी कर सकते हैं। तो एरी रेशम कीट पालन करने से क्या होगा कि आपके जो अरंडी का बीज की पैदावार है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप कीट पालन भी आराम से कर सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे एक अतिरिक्त आय आपको एक मिलेगी, जिससे क्या होगा कि किसान जो भी खर्चे करते हैं खेती के लिए या जो भी अपनी मेहनत के लिए वो खर्चा आसानी से निकल जाएगा और उससे अच्छा उनको इनकम मिल जाएगा। तो ये भारत में अभी भी एरी में रेशम में काम चल रहा है और हम अभी बिहार में पहली बार आए हैं। इतने बड़े मंच पे इतने लोग जो है, गांव में इतने ज़्यादा लोगों को पहली बार देखा हमने कि गांव में इतने लोग जो है इतने जागरूक हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा इतने लोगों को एक साथ एरी के बारे में बताना। मतलब बहुत ये क्या है, प्राउड मूवमेंट था कि मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे छोटे छोटे 30 या 35 लोगों के बैच में ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम उसको पूरी ट्रेनिंग देते हैं, मतलब सॉयल से लेके सिल्क तक, मतलब कैसे लगाना है, कैसे कैस्टर ग्रो करना है, कैसे कीट पालन करना है, कैसे उसको धागा निकालना है। धागा निकालने के बाद कुछ युवा जो है धागा के बाद जो है उसको फैब्रिक में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब में हमारी ट्रेनिंग होती है। लेकिन इस तरह से इतना बड़ा माहौल पे कि मतलब सिर्फ फार्मर को एरी के बारे में बताना, ये बहुत एक बड़ी उपलब्धि है इस गांव के लिए और इस ज़िले के लिए। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया, जिसमें मैं इसका एक जो है एक सहभागी बन सका। हाँ, ये गौरवशाली पल था सर के लिए और बिहार के किसान इतने जागरूक हैं, इतने ज़्यादा भीड़ को देख करके काफ़ी खुश थे। युवा है, प्रमोद जी हैं। बिहार समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं रोजगार जैसी समस्याओं से जूझ रहा है जी। बिहार पलायन के दर्द से करा रहा है। बिहार की माता पिता जो हैं कहीं ना कहीं उस दर्द को बुढ़ापे एक में दिन जी फील करते हैं कि हमारा बेटा दूर है जी। और उस कष्ट से पूरा बिहार करा रहा है। त्राहित है उससे। हाँ, तो उस बिहार को कैसे बदला जाए? आप युवा हैं, आप भी बाहर में रह करके, जो शिक्षा का पहला केंद्र हमारा बिहार नालंदा विश्वविद्यालय, जी जी। उस बिहार की धरोहर से निकल करके आप बाहर में पढ़ रहे हैं, कारण कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है अच्छी नहीं है जी। यहाँ पे वैसी व्यवस्था नहीं है जिसमें हम आगे बढ़ सकें। आप बाहर से वैसी व्यवस्था को देख करके आए हैं, तब जाकर के आपका रुझान और जज्बा जोश कह रहा है कि बिहार को बदलना है। तो बिहार को बदलने के लिए बिहार के लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, बिहार की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। यहाँ जो पलायन जैसी समस्या है, लोग समझते हैं कि हम यहाँ कुछ काम करेंगे तो छोटा हो जाएंगे, किसानी करेंगे तो छोटा हो जाएंगे जी। और बाहर में जाकर के लेबर का काम कर रहे हैं और यहाँ आकर के कॉलर टाइट कर रहे हैं। तो उन लोगों को कैसे जगाया जाए कि हम बिहारी हैं और वैसे मिट्टी से आते हैं जो समझ लीजिए कुछ अनोखा करने के लिए ही जाना जाता है। कैसे? सर पहले तो बता दें कि इसके बहुत सारे पहलू हैं कि हम कैसे बिहार में रोजगार को बढ़ाएं, युवा कैसे आए। तो अगर हम रफली बात करें इन ब्रीफ, तो सबसे पहले हमको रिसोर्सेज देना होगा। एग्जाम्पल दे तो हम एलपी में पढ़े, पंजाब पढ़े, क्यों? क्योंकि बिहार हमको वो सुविधा नहीं दी। अगर हम वही पैसा बिहार में देते तो बिहार डेवलप होता।
हम बिहार। पर साल 3.5 लाख रुपया दे रहे हैं कॉलेज को, तो उससे किसको फायदा हो रहा है? पंजाब को हो रहा है, वहाँ के लोग को फायदा हो रहा है। मेरे एक यूनिवर्सिटी से नहीं कम से कम तो 10,000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार मिल रहा है। अगर वही यूनिवर्सिटी यहाँ पे होता, बिहार में होता, तो उनको रोजगार मिलता। तो हमको काम करना, अपनी रिसोर्सेज को डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, यहाँ की जो सड़कें उनको ठीक करना है। बात रही जहाँ अच्छा, दर्द होता है जब बाहर में जाते हैं तो बाहर का चकाचौंध और चकाचक की स्थिति बड़ा समझ लीजिए अनोखा पल रहता जी, है। जी। और जब बिहार में आते हैं तो टूटा फूटा सड़क, यहाँ का दर सर, बदर भटकने वाली उससे व्यवस्था, दर्द कब होता है? हाँ। जैसे अभी बता दो, अभी हम लोग का छठ आने वाला है, महापर्व है। महापर्व छठ। और पंजाब में आपके लिए इसकी कोई स्पेशल छुट्टी नहीं दी जाती है। उस समय बुरा फील होता है कि अगर हम बिहार में रहते तो इस महापर्व के लिए हम आ पाते, लेकिन नहीं आ पाते। और मेरे जैसे बहुत सारे युवा साथी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गृहस्थ लाइफ में जी रहे हैं, लेकिन वो इस मजबूरी उनका है कि बिहार में रोजगार नहीं है, आएगा तो नौकरी चला जाएगा। चले जाएगा। बहुत सारे देखिए, फैक्टर्स हैं। बिहार का पर्व है छठ, बिहार का समझ लीजिए फीलिंग्स है छठ, बिहार का पहचान है छठ। और बिहार में समझ लीजिए बिहार के लोग आ नहीं पाते हैं इस पूजा को मनाने के जी, जी। और समझ लीजिए ऐसा दर्द तो बहुत ज्यादा बुरा दर्द रहता है। और एक यहाँ पे आता है मानसिकता। आप बाहर जाके लैट्रिन साफ करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गांव में आप कृषि ही कर रहे हो, चाहे कोई अपना धंधा कर रहे हो, छोटा सा दुकान खोल रहे हो, तो वहाँ पे लोग आपको नीच देखते हैं। लेकिन आप मुंबई में एक कमरे में 10 लोग रह रहे हो, लेकिन यहाँ पे आ गए, एक अच्छा कपड़ा पहन लिए, बाल में शाइनिंग कर लिए, और आप चलते हो, 10 दिन के लोग आपको अच्छा मानते। तो जो मानसिकता है हमारे ग्रामीण लोगों का, उसमें भी बदलाव लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उसको सम्मान भी चाहिए। तो हम, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सभ्य समाज की, कि जो युवा काम करे उनको हम प्रोत्साहित करें और उनको हम अप्रिशिएट भी करें। बिहार के युवाओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और बगल में जितेंद्र सिंह जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। इनका काफी अनुभव रहा है और अनुभव इतना रहा है कि अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान स्थापित की है। लगभग 10 किताब लिखे हैं और उसमें अपने अनुभव को साझा किए हैं। बिहार की मिट्टी से क्या प्रतिभा बाहर आ सकता है और बिहार के क्षेत्र में आगे जा सकता है। एक किताब है मोटा अनाज सेहत का खजाना। सरकार और शासन काफी ज्यादा समझ लीजिए गर्वान्वित महसूस करती है ऐसे किताब के लेखकों के ऊपर और ऐसे लोगों के ऊपर जिन चीजों को केंद्रित किया जा रहा है। ऐसे किसान ही उन चीजों को सरकार के नजर में ला रहे हैं। तो जितेंद्र सिंह जी हैं, वैशाली के रहने वाले हैं, नामी डी इनका घर है और इनसे बातचीत करते हैं कि बिहार में बदलाव के लिए क्या चीज हो सकता है, बिहार की समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। इन चीजों पे बातचीत करते हैं। देखिए, आपने चर्चा किया पहले मोटे अनाज के विषय में। जी। तो वर्ष 2018 की बात है, आयुष मंत्रालय का एक कार्यक्रम था जो विज्ञान भवन दिल्ली में हो रहा था। उसमें मोदी जी ने मोटे अनाज की खेती पर बहुत बल दिया था। तो वही वो कार्यक्रम में खबर में जब सुने उनके कार्यक्रम के विषय में कि मोटे अनाज की खेती पर उन्होंने बल दिया है, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। हम लोग देखे हुए हैं कि हम लोग के खेतों में मोटे अनाज की खेती होती थी, जैसे सावा है, कौनी है, कोदो है, कंगनी है, कुटकी है, ज्वार है, बाजरा है। तो उस पर मैंने कार्य शुरू किया। अंततः 2020 में पूरे देश के जो भी मिलेट्स पर के ऊपर जो काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, सब लोगों से उनका शोध पत्र लेकर के एक पुस्तक प्रकाशित किए, मोटा अनाज सेहत का खजाना। 1000 प्रति पुस्तक छपी थी जो पूरे देश में उसके पढ़ी गई और पूरा पुस्तक समझिए कि वो समाप्त हो गया। उसका हम द्वितीय संस्करण निकाल रहे हैं जो नवंबर में आने वाला है। अच्छा, बिहार एक ऐसा राज्य जहां समझ लीजिए कि कहा जाता है कि जंगल राज्य है। बिहार एक ऐसा राज्य जहां पे जातिगत जनगणना होता है। बिहार में बहुत सारी चीजें होती है। बिहार का बदलाव के लिए शासन व्यवस्था नहीं सोचती है, लेकिन यहाँ पीछे एक बोर्ड दिख रहा है जिसमें बिहार का शासन व्यवस्था बिहार के बदलाव के लिए, बिहार के युवाओं के बदलाव के लिए, जिस क्षेत्र में बिहार आ गया कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है, कृषि के लिए तो यहाँ पे जागरूक कर रही है। तो बिहार में युवा कैसे रोजगार पाएंगे, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है, खास मुद्दा चौपाल है। किसानों के लिए एक चौपाल रखा गया है, तो इस पे बताइए कैसे युवा इससे आगे बढ़ेंगे। देखिए, सरकार इस कार्य के लिए अग्रसर है कि युवा वर्ग को प्रोत्साहित करने के सरकार की तरफ से भी काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं
जैसे स्किल्ड लोग को किया जा रहा है और शिक्षण दे करके राज्य में और राज्य से बाहर भी युवा वर्ग को भेजा जा रहा है जो इच्छुक हैं किसी क्षेत्र विशेष में कार्य करने को, चाहे वो मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, पशुपालन का हो, रेशम उत्पादन का हो या एक सवाल, कहीं लूट खसोट तो नहीं है? आपका अनुभव क्या कहता है, बिहार बदल रहा है? न, पहले से तो काफी सुधार हुआ है और पारदर्शिता भी उसमें बहुत, पहले के बनिस्पत बहुत ज्यादा पारदर्शिता भी उसमें है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है और सरकार प्रोत्साहन दे रही है, लोग उसका लाभ भी ले रहे यानी हैं। आपका अनुभव कहता है कि बिहार में बदलाव हो रहा है? बिल्कुल बदलाव हो रहा है। जो भी आधुनिक कृषि यंत्र है सरकार सब पर अनुदान दे रही है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन देना होता है और उसके बाद किसान जो भी कृषि यंत्र के लिए आवेदन देते हैं उनका आवेदन दिया जाता है अनुदान पर। और देखिए, कहीं ना कहीं इनका अनुभव कहता है कि बिहार बदल रहा है, बिहार की शासन व्यवस्था जग गई है और बिहार में बदलाव हो रहा है। बाकी बिहार का जो नीति है, रणनीति है, ये कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को जागरूक होकर के वहाँ की शासन व्यवस्था से सवाल करने की जरूरत है। बिहार में रोजगार क्यों नहीं है? बिहार के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? बिहार में बदलाव कैसे होगा? बिहार के लोग एक साथ रोटी कैसे तोड़ेंगे? एक थाली में माँ बाप बेटा पुता कैसे खाएगा? ऐसी सवाल मन में होना ठीक है, लेकिन सरकार और शासन से करने की जरूरत और हमें खुद के स्तर पर भी काम करना चाहिए। हाँ। जैसे हर इंसान इतना कैपेबल है कि वो खुद को सुधार सकता है। जरूरी नहीं है कि वो अपने गांव को सुधारे, पहले वो खुद को सुधारे, इतना वो सब अभी सक्षम है। तो ट्राई टू डू कि हम खुद पे इम्प्लीमेंट करें जो हम बोलते हैं समाज को कि आपको ऐसा करना है, आप खुद को करके देखिए एक बार, तो रियलिटी पता चलेगा कि कहाँ पे इशूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल दिए कि हमको पढ़ाई करनी है, लेकिन जब आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपको संसाधन चाहिए, एक शिक्षक चाहिए, कुछ आपको रिसोर्सेज चाहिए, किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, एक अच्छा वातावरण चाहिए, एक अच्छा समाज चाहिए। तो जब आप पढ़ाई कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि हमको किन किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। आप बोलिए कि पढ़ाई करना इजी है, इजी कैसे है? आप कीजिएगा तो ना पता क्या क्या फैक्टर्स है। तो जो भी बोलते हैं, जो लोग युवा हो, समाज के कोई भी किसी वर्ग के लोग, कोई बोल रहे हैं, बोलने से अच्छा है कि आप उसको करिए। अच्छा, धरा और धरोहर की सम्मान के लिए अगर बिहार को बदलना है तो हमें जागरूक होने की बिल्कुल, जरूरत है, बिल्कुल। हमें एक्टिव होने की जरूरत है, पहला सुधार खुद में करने की जरूरत है। जैसे प्रेम कुमार अपना अनुभव को साझा किए हैं कि पंजाब में जो बिहार का प्रमोद कश्यप प्रमोद कश्यप अपना अनुभव को साझा किए हैं कि जो बिहार का खासम खास पर्व है छठ पूजा, वो पंजाब में उस दिन छुट्टी नहीं मिलता। अगर छुट्टी ले लिया जाता है तो नौकरी से निकाल भी दिया जाता है। और हम लोग को आने में 24 आवर्स लग जाएगा, जाना है, आप थके हुए, कम से कम एक दिन का हम लोग का अटेंडेंस का 1% होता है। अगर हम 5 दिन अब्सेंट करते तो मेरा 95 हो जाएगा, मेरा 100% है। तो इसका भी इशू रहता है। हम तो स्टूडेंट है, चलिए मैं अटेंडेंस किया, लेकिन जो काम कर रहा है उसका तो नौकरी चला जाएगा। चलिए, बिहार को बदलना है तो बिहार के शासन व्यवस्था से सवाल भी करने की जरूरत है। हम लोगों को जागरूक और एक्टिव होने की जरूरत है, जात पात में टूटने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को अपने साधन और संसाधन को मजबूत करने की जरूरत है। बाकी आपका अनुभव क्या कहता है? अभी जो आए हैं बिहार को जो देखे हैं, जी, जी। अपना अनुभव को भी थोड़ा साझा कर दीजिए। हाँ। बेरोजगारी का जो आलम है इन चीजों पे भी। जी धन्यवाद। जैसे प्रमोद ने एक सवाल पूछा था कि यहाँ के जो युवा हैं उनको रेशम के साथ कैसे, रेशम कीट पालन के साथ कैसे जोड़ें। तो जी। उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमने बिहार में एक बैच किसानों को जोरहाट जो है हमारा मेन जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ हमने एरी के कल्चर के बारे में उनको ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण अभी जो लोग गए भेजा थे था। यहाँ से संस्था से जी जी। तो उनको प्रशिक्षण के लिए भेजा था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो 30 या 35 लोग गए थे सिर्फ वही लोगों को ट्रेनिंग दिया है तो वही लोग करेंगे। जी। वो लोगों को हमने प्रशिक्षण इसलिए दिया है कि वो आसपास के लोगों को जोड़ सकें, आसपास के लोगों को बता सकें कि ऐसा भी चीजें होती हैं। मतलब वो लोग चैन बनाएंगे, बनाएंगे। 35 से फिर ऐड होगा और होगा, नीचे उनके अंदर। तभी अब बढ़ेगा। हाँ। तो उसको जब देखेंगे तो उससे साथ साथ युवा भी जुड़ेंगे। जी, जी। क्योंकि जब युवा किस लिए जुड़ेगा? युवा इसलिए जुड़ेगा क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ इसमें पैसा है। हाँ। और इसमें कम समय में हमको जैसे तनख्वाह मिलता है वैसे ही इसमें पैसा है, तो वो डेफिनेटली जुड़ जाएगा, उसको कहने की जरूरत नहीं है। ये एक तरीका से घर का काम बन सकता है। हाँ। और बिहार में घर में रोजगार हो सकता है।
है ना। और इसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जो महिलाएं लोग हैं वो लोग भी कर सकते हैं। हाँ, जैसा मैंने पहले ही बताया कि एग्रीकल्चर जो है वो 90% महिलाएं जुड़ी अच्छा। हुई हैं। तो इसमें जो है अगर युवा जुड़ते हैं, अभी क्या हो गया है कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अभी उभर के आए हैं, जिन्होंने अपनी मास्टर और पीजी डिग्री ख़त्म करने के बाद, बहुत से ऐसे युवा हैं जो फैशन टेक्नोलॉजी की जॉब करके या इंजीनियरिंग की जॉब करके अभी उन्होंने रेशम के फील्ड में कदम रखा है। तो उनका माइंडसेट ये है कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो हम प्रोडक्ट जो है नेशनल लेवल पे तो रहेगा ही रहेगा, हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट बनाएं, ताकि जो इंटरनेशनल पे मार्केट का पॉपुलर हो तो हमारी जितनी ज़्यादा पॉपुलर होगा उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा तो युवाएं और जुड़ेंगे कि हमको और उसको देख सकते हैं कि हाँ, एक आदमी जो है ऐसा आके कर रहा है तो हम भी वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उनको प्रॉफिट, और एग्रीकल्चर रेशम कल्चर एक ऐसा एरिया है, जी। फील्ड है, जिसमें आपको डेफिनेटली आपको होगा ही होगा, प्रॉफिट होना ही होना है। और इसमें क्योंकि इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। आप घर में रह के इसको आराम से रेशम कीट पालन कर सकते हैं। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बनने के बाद आपको किसी के इंतज़ार की ज़रूरत है कि अगर मान लीजिए 1 हफ्ते ज़्यादा लग गए तो आपका प्रोडक्ट ख़राब हो गया। इसमें ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रोडक्ट सुरक्षित रहेगा, आप उसको 1 महीना 2 महीना ऐसे ही रख सकते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें ये एडवांटेज है कि आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। और इसके साथ साथ दूसरे चैन भी बनाए जा सकते हैं। जैसे रेशम कीट पालन में हम बोलते हैं कि प्री कुकुन पोस्ट कुकुन। प्री कुकुन क्या होता है कि रेयरिंग जो होता है, कीट पालन जो है, कीट पालन से लेके कुकुन प्रोडक्शन तक, उसको हम प्री कुकुन बोलते हैं। तो ये प्री कुकुन का एरिया जो है वो कुछ लोग कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट कुकुन, जिसमें धागा निकालने से लेके आपका धागा का जो है नेचुरल कलरिंग करना या उसका कपड़े बनाना, वो सब आता है, डिजाइनिंग करना वो सब आता है। तो वो सब एक दूसरे लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक चैन बन सकता है कि कुछ लोग जो है रेयरिंग में जुड़े, कीट पालन में जुड़े, कुछ लोग धागा बनाने में जुड़े, कुछ लोग फैब्रिक कपड़े बनाने में जुड़े। तो उससे क्या होगा कि एक चेन बन जाएगा। चेन बनने से आपको सभी को इनकम मिलेगा और वो सिस्टम बन जाएगा और किसी पे भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, आप अपने आप पे ही निर्भर रहेंगे। देखिए, अब रोने की जरूरत नहीं है और कराहने की जरूरत नहीं है कि बिहार के हैं और बिहार को अपमानित किया जाता है दूसरे राज्यों में। अब ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि शासन व्यवस्था हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती है। हम खुद सक्षम हैं और हम लोग कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। जिस प्रकार से किसानी में सर ने बताया कि एक चैन बना करके, एक सिस्टम तैयार करके एक आय का मजबूत साधन बना सकते हैं, जिससे हमारा आपका सबका विकास होगा। यानी कहने का अर्थ है कि रख लो ताज सिर पर, रखने वाला कोई नहीं, विश्वव्यापी तुम हो, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। साफ क्लियर है कि कोई रखेगा नहीं आपके सर पे ताज। बिल्कुल, आप कोई नहीं बिहार के लोग हैं और बिहार के लोगों का जो दर्द है, कहा जाता है, ये तो दर्द हम लोग फीलिंग्स को बताएं, बाकी जो युवा बाहर में काम कर रहे हैं उनका फीलिंग्स पता है क्या है। अपमानित होते हैं, प्रत्येक दिन अपमानित होते हैं। गुजरात में एक ऐसा राज्य है जहां पैंट पहन करके आप नहीं घूम सकते हैं। गुजरात में एक ऐसा जगह है जी, वहां पे पैंट पहनकर आप नहीं घूम सकते हैं। कारण पता है, बिहारी हैं, बिहारी है ही। उसके अलावे वहां पे शासन मुस्लिमों का ज्यादा संख्या है, ठीक है, और वहां रोजगार करने के लिए हमारे बिहार के लोग जा रहे हैं। लेकिन पैंट पहन करके जैसे ही निकलेगा उसको उठा करके लेके चला जाएगा और भरपेट पिटाई होगा उसका कि तुम पैंट पहन करके कैसे निकल गया। तो कहने का अर्थ है कि बेचारा खुल करके नहीं जी सकता है, नहीं रह सकता है। एक तो बाहर में मजबूरी के कारण रह रहा है, ऊपर से कुछ गलती नहीं पहन कर निकला, पिटाई खा गया। आपको हम हिस्ट्री बताते हैं, ग्राउंड रियलिटी। अभी तो पूरे देश में हम नहीं भ्रमण किए हैं, लेकिन हमने कोटा राजस्थान गए थे IIT की प्रिपरेशन के दौरान। उसके बाद हमने कुछ दिन हरियाणा में रहा था और अभी पंजाब में रह रहे हैं। वहाँ के जो फल वाले हैं, हाँ, दुकानदार किसी दुकान किसी और का है, लेकिन जिसमें काम कर रहा है बिहारी है। बिहार से हैं तो बिहार से हैं तो चलिए बिहार को बदला जाए। बिहार की शासन व्यवस्था के चक्कर में नहीं पड़िए, हम लोग खुद सक्षम हैं कि बिहार को बदल सकते हैं। क्यों गाली सुने बिहार से बाहर जा करके,
क्यों किसी के अंदर काम करें। चलिए कुछ बदला जाए, नया अनोखा काम किया जाए। जैसा सर ने बताया, रेशम का उत्पाद कर सकते हैं, और भी अनोखा अनोखा चीज बिहार में कर सकते हैं। मशरूम का उत्पाद कर सकते हैं, उसके अलावे कई एक चीज का उत्पादन कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं। हम बिहारी हैं, सबसे अलग हैं और अनोखा काम कर सकते हैं। और बिहारी अब इतना सक्षम है कि गांव में अंत ऐसे सेमिनार कर सकता है, तो हम और भी कुछ कर सकते हैं और हम लोग करेंगे। निश्चित हम लोग इस देश की और देश के क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बिहार का जो विश्व गुरु था वो बनेगा, और इसमें हम लोग का ही योगदान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सो अब इस चौपाल के मंच को समाप्त करते हैं। सो इसके लिए धर्मेंद्र सर को बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। और जितेंद्र सर जो राष्ट्रीय किसान सम्मान से भी सम्मानित हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ हमारे मीडिया अश्विनी प्रताप सिंह भैया जी का भी बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े। देखिए, धन्यवाद के पात्र आप हैं, क्योंकि बिहार को बदलने के लिए आपका प्रयास कहीं ना कहीं सर को बैठा करके यहाँ पे इस मंच पे आप वीडियो बना रहे हैं। एक ऐसे किसान को बैठा करके आप वीडियो बना रहे हैं जो बिहार को गौरवान्वित कर रहे हैं और बिहार का शान है, कहे तो हमारे शब्दों में कहे है, रियलिटी में भी यही है। रियलिटी में भी बिहार की पहचान, मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय बिहार।